नमस्कार साथियों, जन संज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में इस समय दो राज्य तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल काफ़ी चर्चा में हैं। दोनों के अलग अलग कारण हैं, दोनों किस वजह से सुर्खियों में है, ये सब देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में वक्फ बिल के जो पास जो अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी पार्लियामेंट से हुआ है, राष्ट्रपति जी के शासन भी हो गए हैं, जो बिल था वो अब कानून बन चुका है, एक्ट बन चुका है। उसके विरोध में मुर्शिदाबाद में और कई जगह वहाँ दंगे हुए, जनसभाएं की गई। उसके बाद वहाँ हिंदुओं के घरों को लूटा गया, जलाया गया और वहाँ से उनको मार पीट के भगाया गया। और बंगाल की जो गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी, इसके खिलाफ एक शब्द भी वो नहीं बोल रही हैं। वो उल्टा बीजेपी और बीएसएफ पर ही आरोप लगा रही कि इन्होंने बांग्लादेश से घुसपैठी बुलाए हैं, उनसे ये काम करवाया है, दंगा करवाया है। अब इस पर आप कोई भी इस यकीन नहीं कर सकते कि बीजेपी या बीएसएफ बांग्लादेशियों को बुलाएगी और वहाँ दंगा कराएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ममता बनर्जी बिल्कुल एक्सपोज होती जा रही है कि उसके राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी वहाँ जो मुल्ला मौलवी हैं या जो दंगे प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे तो मिल रही है, लेकिन वहाँ जो हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़ करके स्कूलों में या कहीं दूसरी जगह छुप के बैठे हैं, वो रो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनका घर बार छूट गया है, उनसे वो मिलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की वोटों के कारण ममता बनर्जी ने वहाँ के हिंदुओं का बहुत बुरा हाल कर दिया। वहाँ हिंदू हमेशा डर में और एक खौफ में जीते हैं, क्योंकि आपने पीछे भी कई बार देखा होगा कि चुनाव से पहले वहाँ कितने दंगे होते थे और चुनाव के बाद भी बहुत दंगे हुए। और हमेशा जितनी बार भी दंगे होते हैं, हमेशा एक ही बात उठती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर, भारत सरकार या बीजेपी सरकार या मोदी सरकार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं करती। क्योंकि बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ बिल्कुल ममता बनर्जी के इशारों पर काम होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई बिल अगर भारत सरकार पास भी कर देती है, संसद पास भी कर देती है, तो भी वह उसको लागू नहीं करती है। कई बार आपने देखा भी होगा। और इस बार भी उन्होंने वक्फ बिल के लिए भी बोला है कि मैं इसको अपने यहाँ लागू नहीं करूँगी और किसी भी तरह से इस बिल में वो कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ दंगे प्रदर्शन हो रहे हैं और वहाँ पर जो हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ एप्लीकेशन इसके बारे में डली हुई थी। पहले आज उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि वक्फ बिल के बारे में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि ये बिल नहीं रुकेगा। हाँ, इसमें कोई आप छोटी मोटी बात है उसको सुनी जा सकती है और इसमें ज़्यादा कुछ सुनने के लिए, करने के लिए बचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को और मनोज सिंघवी को सुना और उनकी किसी भी बात से सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा सहमत होते हुए दिखाई नहीं दिए। कल के लिए उनको दोबारा से बुलाया गया है, कल वो अपनी बात दोबारा रखेंगे। लेकिन इतना तय है कि वक्फ बिल अब बिल्कुल पास हो चुका है। इसमें किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं लगाया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो वक्फ बिल के जो खिलाफ हैं जो कुछ लोग, उनमें और ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और जो कि बिल्कुल ही एक निराधार है। क्योंकि जितनी पारदर्शिता से, जितने ज़्यादा समय दे करके वक्फ बिल को पास किया गया है, बनाया गया है, इतना शायद मुझे नहीं लगता इतिहास में आज तक किसी भी कानून को इतना बड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया हो, लोगों को बुलाया गया हो। इसमें करीब करीब 1 करोड़ लोगों की एप्लीकेशन इसमें पहुंची, लोगों ने अपने सुझाव भी दिए, शिकायत भी की। यानी कि इतनी विस्तार से इस पर चर्चा हुई, किसी को कुछ अब कहने सुनने के लिए बचा नहीं है। तो इस प्रकार जो लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, वो बिल्कुल खिलाफ इसके जा रहे हैं। उनके कोई उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। उनको सिर्फ मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाना है जो ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। अब आम लोग भी, सब लोग समझ चुके हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी समझ चुके हैं कि वक्फ बिल ने हमेशा उनको नुकसान ही पहुंचाया है और वहाँ हमेशा गड़बड़ घोटाले ही हुई है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था किस तरह से वक्फ बिल में वक्फ की जो ज़मीन पर उसको जो कंट्रोल करते थे मुतवल्ली, वो किस तरह से वहाँ गड़बड़ घोटाला या भ्रष्टाचार किए हुए थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बंगाल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और वहाँ एक कानून व्यवस्था नाम की चीज़ दिन पर दिन बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अब चारों तरफ से बीजेपी सरकार पर या मोदी सरकार पर ये प्रेशर है कि वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी जगह देखेंगे कि सरकार के खिलाफ या सरकार से काफ़ी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं होता, क्यों नहीं वहाँ पर कानून व्यवस्था लागू की जाती। हो सकता है सरकार की इसमें कुछ मंशा हो
कुछ इसमें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है, भारत सरकार क्या देखती है, किस तरह से इसको आगे हैंडल करेंगे, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन अभी इसी मुद्दे पे या कुछ और भी कारण हो सकता है, राष्ट्रपति जी से मोदी जी भी मिले हैं और कल आज ही JP नड्डा जी के घर पे एक मीटिंग भी हुई है, उसमें अमित शाह जी भी पहुँचे हैं, राजनाथ जी भी पहुँचे हैं। अब देखिए क्या इसमें कोई मुद्दा है, लेकिन हलचल काफ़ी है, पता नहीं आगे क्या होगा, कोई चीज़ सामने निकल के नहीं आ रही है, लेकिन जो भी होगा आपके सामने बहुत जल्दी इसमें आ जाएगा। एक तो हम बात कर रहे थे 2 राज्यों की, वेस्ट बंगाल के बारे में आपको पता लगी गया कि किस तरह से वहाँ क्या क्या गड़बड़ घोटाले या किस तरह से वहाँ हिंसा और अत्याचार वहाँ हो रहे हैं। दूसरी तरफ है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, वो भी बिल्कुल यानी कि भारत सरकार के खिलाफ जाते जाते वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो हमारे देश का एक संघीय ढांचा है उसके भी खिलाफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आप लोगों की कई चीज़ें देखी होंगी, कभी वो हिंदी को लेकर एक आंदोलन करते हैं या मुद्दा उठाते हैं कि हमारे पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है, जबकि ऐसा अभी तक सरकार ने कहीं भी कुछ नहीं बोला है कि आप पर कोई हिंदी भाषा थोपी जा रही है। और 3 भाषाओं का विकल्प जरूर दिया जा रहा है कि 3 भाषाएं अपने आप यहाँ लागू कीजिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया कि आप जो भी आपको ठीक लगे वो 3 भाषाएं आप लागू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें, कि बच्चों को जो भी ये क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेंगे तो जल्दी समझेंगे और अच्छी तरह से उनका जो है बौद्धिक विकास भी होगा। लेकिन वो एक उसका मुद्दा बना रहे हैं कि भाई हिंदी भाषा पर थोपी जा रही है, हालांकि ऐसा कोई मुद्दा कहीं भी है नहीं, लेकिन वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 26 में तमिलनाडु में चुनाव है, इस वजह से वो भी काफ़ी बौखलाए हुए हैं। दूसरा, उन्होंने अभी एक मुद्दा और उठाया है कि भाई उन्होंने के जो 12 जो ऐसे विधेयक थे जो उन्होंने पास किए थे और जो वहाँ के गवर्नर हैं GK रवि, उनके पास भेजे। गवर्नर साहब ने जो एक प्रक्रिया होती है हमारे संविधान के खिलाफ, संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उस संविधान के अनुसार उन्होंने 12 बिल में से 2 बिल उन्होंने राष्ट्रपति जी को भेजे और 10 बिल उन्होंने वापस कर दिए थे। उन्होंने दोबारा उनको भेजा और वही सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन बिलों को पास किया गया, क्योंकि काफ़ी उसमें लंबा टाइम दिया जा रहा था। लेकिन कई जगह ये भी चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था, ये गवर्नर का एक फैसला होता है, उसके बाद राष्ट्रपति जी बैठे हैं उनका फैसला होता है। इस तरह के बिलों को पास कराने में जो सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर एक का न्यायपालिका का, विधानपालिका का और कार्यपालिका का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, उसी के उसमें सबको कार्य करना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला देगी वो भी सबको मान्य होता है। और दूसरा, अभी उन्होंने एक बहुत ही मैं क्या कहता हूँ बिल्कुल देश के खिलाफ उन्होंने काम किया है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जो MK स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने उस कमेटी को बोला कि भाई आप 1 साल में एक चीज़ तैयार करके देंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे तो किस तरह से तमिलनाडु को एक स्वायत्त राज्य बनाया जाए। यानी कि जैसे पहले जम्मू कश्मीर था, धारा 370 की वजह से उसको एक अलग सिस्टम, अलग दर्जा मिला हुआ था। अब इस बार MK स्टालिन चाहते हैं कि तमिलनाडु को बिल्कुल एक अलग राज्य, यानी कि उनकी एक तरह से देखा जाए तो उनकी ये इच्छा है कि तमिलनाडु को एक अलग देश ही बना दिया जाए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आप भारत से अलग हट करके आप कोई अलग देश की आप सोच भी सकते हैं। लेकिन बताइए, संविधान की जो शपथ लेते हैं उसके बावजूद भी वो लोग ऐसी घटिया हरकत करते हैं, केवल अपनी सीट बचाने के लिए, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। कुछ लोग देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाने में उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगता, और वो इतना क्यों बुखलाए हुए हैं, इतना ऐसे किस तरह से वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ BJP ने AIADMK की जो एक पार्टी है, जयललिता जी की जो पार्टी है, उसके साथ गठबंधन किया है। BJP का और AIADMK वहाँ गठबंधन हो गया है, इसी से स्टालिन जो है घबराए हुए हैं। उनको ये लगता है कि अभी BJP का वहाँ कोई ज़्यादा खास वजूद नहीं था, उसका ज़्यादा कोई वहाँ वोट शेयर भी नहीं था। हालांकि पिछली बार उनका वोट शेयर काफ़ी बड़ा है, 18% के करीब उनको पिछली बार वोट शेयर मिला था। इसी से MK स्टालिन जो घबराए हुए हैं और एक तमिलनाडु की जनता में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार या सेंटर है, BJP है, वो हम पर कोई चीज़ें ज़बरदस्ती थोप रही है और हमारे देश का, जो हमारे राज्य का, वो शोषण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो अपनी राजनीति बचाने के लिए अगर कभी AIADMK और BJP मिलकर वहाँ सत्ता में ना आ जाए, इसलिए वो ये प्रोपेगेंडा चला रही है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ की जो विधानसभा है वो 264 सीटों से मिलकर के बनती है, उसमें उनके पास थोड़े ज़्यादा ही हैं, ज़्यादा, हालांकि पूर्ण बहुमत है उनके पास, लेकिन इतना नहीं है कि वो
AIADMK या बीजेपी मिलकर उनको हरा ना सके। तो यही डर उनको हमेशा लगा रहता है कि किस तरह से अपनी इस पार्टी को बचाया जाए, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो MK स्टालिन है और जो वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसमें बिल्कुल एक तरह से वो अपना ऐसा प्रभुत्व रखना चाहते हैं, राज्य में ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि वहाँ की तमिलनाडु की प्रजा ये देखे केवल भाई यहाँ हमारे साउथ के हीरो जो है MK स्टालिन ही है, यही केवल साउथ की बात करते हैं। अभी उन्होंने एक मुद्दा और भी उठाया था, MK स्टालिन ने बोला था भाई जो परिसीमन होगा तो उसमें हमारे देश जो क्षेत्र की जो हमारे राज्य की लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, इसका हमें नुकसान हो रहा है कि हमें कम जो है MP हमारे यहाँ से बढ़ेंगे। लेकिन अभी ऐसा सरकार की तरफ से कोई भी फार्मूला नहीं आया है कि भाई परिसीमन जब होगा, जब MPs की सीट बढ़ेगी, विधायकों की सीट बढ़ेगी, तो क्या फार्मूला लागू होगा। पुराने फार्मूले के हिसाब से ही राज्य में MP की सीट बढ़ाई जाएंगी, या पॉपुलेशन का कोई फार्मूला होगा, या क्षेत्रफल का कोई फार्मूला होगा, या कोई दूसरा फार्मूला होगा, ये भी बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है। लेकिन MK जो स्टालिन है वहाँ के मुख्यमंत्री, वो इन मुद्दों पर यानी बिना जो सिर पैर के मुद्दे हैं उनको उठा करके वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। लेकिन तमिलनाडु की जो प्रजा है, जनता है, वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, लिटरेसी में काफ़ी आगे है, 88% ज़्यादा वहाँ लिटरेसी है। तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ इनके मुद्दे चल पाएंगे। हाँ, उनके जो प्रोपेगेंडा है वो जनता वहाँ जरूर समझ रही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 2 राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, जो कि कोई मुद्दे की बात वो नहीं करते हैं, विकास की बात वो नहीं करते हैं। केवल एक अपनी सीट बचाने के लिए वहाँ के जो दोनों मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोपेगेंडाओं से अपनी सीट बचाने के लिए, अपने सत्ता काबिज करने के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन कई बार इस कोशिश में वो संविधान के और देश के खिलाफ भी चले जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तुष्टिकरण की कोई भी राजनीति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, जिससे कि देश का जो है माहौल बिगड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।